गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर। मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज करवा रही थी, जिसमें एक टाइप जो है हमने छोड़ दी थी। वो टाइप है आपकी वन मैन कंपनी। जो नया कंपनी एक्ट है हमारा, उसमें एक नया कंसेप्ट है 2013 में जो ऐड किया गया है कि वन मैन कंपनी जो है वो हो सकती है। जैसे नाम से ही क्लियर है कि उसमें सिर्फ एक ही सदस्य जो है वो होगा। तो इसमें एक ही मेंबर होने की वजह से इस तरह की कंपनीज को कुछ स्पेशल राइट्स, स्पेशल विशेषाधिकार, स्पेशल प्रिविलेजेस और स्पेशल एग्जम्पशन, स्पेशल छूटें जो है वो मिली हुई होती हैं। डेफिनेशन की बात करें तो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अनुसार वो कंपनी जिसमें केवल एक ही सदस्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, वन मैन कंपनी जो है वो कहते हैं। हमें परिभाषा से कोई खास क्लैरिटी नहीं होगी, कोई खास विशेष जो है वो नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे जो प्रावधान है, प्रोविजंस हैं, उनसे जो है हमें क्लैरिटी होगी। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ वन मैन कंपनी, तो फीचर्स क्या हैं कि इसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति होता है और किसी भी समय जो है वो एक ही व्यक्ति इसका सदस्य जो है वो हो सकता है। और इसमें जब भी कंपनी का नाम कहीं लिखा जाएगा तो ब्रैकेट में जो है वो वन मैन कंपनी लिखा जाएगा, ताकि देखते ही लोगों को पता चल जाए कि ये वन मैन कंपनी है। और ये वन मैन कंपनी जो है इंग्लिश में और वहां की रीजनल लैंग्वेज में जो है वो लिखा जाएगा। और कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, अगर एक ही डायरेक्टर होता है तो इसे मीटिंग से भी क्या मिल जाती हैं, एग्जम्पशंस मिल जाती हैं। इनकॉर्पोरेशन से संबंधित, समामेलन से संबंधित और उससे जो संबंधित मामले हैं उनसे कई तरह की एग्जम्पशंस और छूटें जो है वो मिल जाती हैं। तो इस वन मैन कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो प्राइवेट कंपनी के रूप में जो है वो हो जाता है। तो इसमें लेकिन जब एक ही व्यक्ति है, अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, तो उसमें जो है दूसरे सब्सक्राइबर का नाम जो है वो दिया जाता है। जिस सब्सक्राइबर का नाम दिया जाता है कि उसके मृत्यु के बाद वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो उसका सदस्य होगा, उसकी रिटर्न कंसेंट जो है वो ली जाती है। और जिस व्यक्ति ने रिटर्न कंसेंट दी है वो कभी भी अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है, इन्फॉर्म करके रजिस्ट्रार को विड्रॉ कर सकता है। और दूसरी बात कि अगर जो वन मेंबर वाली कंपनी है उसमें मेंबर जो है नाम बदलना चाहे सब्सक्राइबर का, तो वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को लिखकर कभी भी जो है वो नाम बदल सकता है। जो भी निर्धारित रीति होगी, विधि होगी, उसके अनुसार जो है सब्सक्राइबर का नाम जो है वो बदल दिया जाएगा। जहां कहीं भी कंपनी का नाम लिखा जाएगा, एनग्रेव किया जाएगा, खोदा जाएगा, उसकी सील होगी, उसके नाम के साथ जो है वो वन मैन कंपनी जो है वो लिखना होगा। और इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा जो है वो क्या की जाएगी, साइन जो है वो की जाएगी। उसके बाद है स्पेशल प्रोविजंस एंड एग्जम्पशंस अवेलेबल टू वन मैन कंपनी। तो सेक्शन 98, सेक्शन 100 और 111 में जो है कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं जो इस कंपनी पर लागू नहीं होंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ट्रिब्यूनल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के संबंध में कंपनी पर लागू नहीं होंगे। और उसे जो आप मीटिंग कॉल करोगे उसमें जो आपका टाइम पीरियड होता है, जो उसके कंटेंट्स होते हैं, जो उसका कोरम होता है, जिसको हिंदी में कार्यवाहक संख्या बोलते हैं। कोरम मींस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। उनके बिना मीटिंग नहीं हो सकती। अब यहाँ मेंबर ही एक है, वो प्रेजेंट होगा तो वो मीटिंग जो है वो हो जाएगी। प्रतिपुरुष होने की संभावना भी नहीं रहती। प्रतिपुरुष मींस प्रॉक्सी, प्रॉक्सी मींस जो किसी दूसरे के स्थान पर वैधानिक रूप से आता है मीटिंग में, तो वो भी, उससे भी क्या मिल जाएगी, छूट जो है वो मिल जाएगी। और इसमें जो है बाकी सारे प्रावधानों का पालन होगा। आपका जनरल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो कंपनी द्वारा पारित किया जाएगा। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास होगा, एक ही व्यक्ति है तो उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे ही आप रेजोल्यूशन पास करेंगे उसकी एंट्री जो है वो मिनट बुक में लिख दी जाएगी। मिनट बुक जो है ऐसी बुक होती है जो कंपनी द्वारा मेंटेन की जाती है, जिसमें सारे डिसीजंस
या मीटिंग जो होती है उसके प्रोसीडिंग्स जो है वो लिखी हुई होती हैं। तो वो मीटिंग की मिनट बुक जो है वो उसमें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें आप लिखकर जो है सिग्नेचर कर देंगे और ये जो आप सिग्नेचर्स करेंगे ये मीटिंग की डेट जो है वो मानी जाएगी और सभी प्रोविजंस को पूरा करेगी। उसके बाद है आपका प्रोविजंस रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स जो है वो मेंबर्स की मीटिंग से अलग होती हैं। बोर्ड की मीटिंग्स जो है कम से कम एक डायरेक्टर ऐसे केसेस में होना चाहिए, नहीं और मैक्सिमम जो है 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। और अगर ज्यादा डायरेक्टर्स होते हैं तो इसमें स्पेशल रेजोल्यूशंस भी जो है वो पास किए जा सकते हैं। और अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम दिया जाता है, अगर वो नाम नहीं दिया गया तो जो कंपनी का मेंबर है वही क्या माना जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो माना जाएगा। और अगर एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एक ही मेंबर है, तो अभी मैंने ऊपर बताया कि जो प्रोविजंस हैं मीटिंग्स को लेकर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स को लेकर, उनकी कोरम को लेकर, प्रॉक्सी को लेकर, वो सारे प्रावधान जो है इसके ऊपर लागू नहीं होंगे। बस मीटिंग की जाएगी और उसके जो भी आपने रेजोल्यूशन पास किया है उसे मिनट बुक में डाल दिया जाएगा। मिनट बुक जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आगे मैं करवाऊंगी आपको। तो मिनट बुक वो बुक होती है जिसमें सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो कंपनी की लिखी जाती है, उसमें एंट्री जो है वो कर दी जाएगी। और कम से कम कैलेंडर ईयर के हाफ ईयर में जो है कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए और 2 मीटिंग्स के बीच में जो है वो 90 डेज का डिफरेंस जो है वो हो सकता है, 90 डेज का डिफरेंस जो है वो होना चाहिए। और कंपनी के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं मेंबर के द्वारा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर हैं तो उनके द्वारा जो है वो तैयार की जाएगी और उसके बाद वो सारा की ऑडिटर्स के द्वारा वेरीफाई की जाएगी। वो अपनी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशंस, एनालिटिकल स्टेटमेंट्स, टिप्पणियां और सारा कुछ जो है इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसमें जो है और फंड फ्लो में जो है कंपनियों का नगद प्रवाह विवरण जो है उसके एक भाग का होना जो है वो जरूरी नहीं है। और जब ये डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएंगे 180 डेज के अंदर जो है रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल कर दिए जाएंगे। क्या कर दिए जाएंगे? फाइल जो है वो कर दिए जाएंगे। तो इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट, फिर लास्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वर्बल नहीं होगा, रिटन होना चाहिए और उसकी एंट्री मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होनी चाहिए। और सबसे जरूरी चीज की मिनट बुक में जो है इसकी एंट्री कर देनी चाहिए और रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल 15 दिन के अंदर जो है वो कर देना चाहिए। तो ये आपका जो है वो 3rd चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। ये थी आपकी टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो इसमें आप देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एक व्यक्ति वाली कंपनी की परिभाषा दीजिए, डिफाइन 1 मैन कंपनी, मैंने अभी आपको बताया। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी से आप क्या समझते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है तो आपको शॉर्ट में लिखना है, मेन पॉइंट्स लिखने हैं। अगर यही क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चंस में आता है तो आपने फुल्ली एक्सप्लेन जो है वो करना है। अंशों से सीमित कंपनी की परिभाषा, डिफाइन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, आप सबको पता है। नेम एनी 1 चार्टर कंपनी, चार्टर कंपनी का नाम स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। इंडिया में जो अगर आई, डिफाइन लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व को परिभाषित कीजिए। सारा कुछ जो है वो मैंने करवा दिया है। फिर लेंथी क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। कंपनी क्या है, भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार की कंपनी का निर्माण हो सकता है। व्हाट इज अ कंपनी, व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज कैन बी फॉर्म्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट। सूत्रधार कंपनी और सहायक कंपनी से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी, एक्सप्लेन स्पेशल फीचर्स, ये मैंने आपको बता दिया। इसी तरह डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी, 1 मैन कंपनी, डिफंक्ट कंपनी, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज। और सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स कि आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको इन कंसेप्ट्स का क्लियर होना जो है वो बहुत जरूरी है। प्लीज कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए, देखिए कि कंपनी क्या होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज में क्या जो है वो डिफरेंस जो है वो होता है। अगर आप डिफरेंस जो है
नहीं पता कर सकते तो आप वीक स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स जो है इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो छोटे छोटे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो आपने जो है वो ध्यान से देखने हैं। तो अब हमारा जो है वो नेक्स्ट चैप्टर, 4th चैप्टर जो है वो शुरू हो जाता है, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी, अभी आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज देखी, उसमें 2 तरह की कंपनीज होती हैं इनकॉर्पोरेशन के आधार पर, ये पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज। तो प्राइवेट कंपनीज जो है अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो पार्टनर, ये आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं, ये पार्टनरशिप का ही एक विस्तृत रूप है। और आपका जो फैमिली बिजनेस है उसको आप प्राइवेट कंपनी द्वारा आसानी से चला सकते हो और लिमिटेड लायबिलिटी का लाभ भी जो है वो उठा सकते हो। तो इस चैप्टर में जो है हम देखेंगे कि प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं, प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज में क्या अंतर है, प्राइवेट कंपनीज को कौन से विशेषाधिकार, स्पेशल प्रिविलेजेस और एग्जम्पशंस, छूटें मिली हुई हैं, और प्राइवेट कंपनी को कैसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये कन्वर्जन होता है क्योंकि पब्लिक कंपनी के अपने बेनिफिट्स होते हैं, और फिर एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कैसे कन्वर्ट जो है वो किया जा सकता है। तो डेफिनेशंस की बात करें, डेफिनेशन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जो है, कंपनी एक्ट बेसिकली 2013 है, जिसकी 215 में अमेंडमेंट की गई। उसके सेक्शन 2 और सब सेक्शन 68 के अनुसार प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल है और जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर शेयर्स के ट्रांसफर क्या लगा सकती है, प्रतिबंध जो है वो लगा सकती है। और मेंबर्स का नंबर भी जो है वो 200 तक लिमिटेड कर सकती है। क्या कर सकती है? शेयर ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा सकती है और अपने मेंबर्स के नंबर को भी 200 तक लिमिटेड कर सकती है। लेकिन जब लिमिटेड करती है तो इसमें जो उसके एम्प्लॉयज हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा, जो कंपनी के कर्मचारी भी हैं और मेंबर्स भी हैं। और दूसरा, जो कभी कंपनी के एम्प्लॉयज थे और मेंबर्स भी हैं और वो कंपनी छोड़कर चले गए हैं, रिटायर होने के बाद चले गए हैं, लेकिन फिलहाल वो कंपनी के सदस्य हैं, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। और जो जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, जॉइंट मीन्स जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर शेयर्स को लेते हैं तो उन्हें हम जॉइंट शेयर होल्डर्स कहते हैं, तो वो भी एक मेंबर ही जो है वो माना जाएगा। और ये कंपनी जो है आम पब्लिक को भी शेयर परचेज करने के लिए क्या कर सकती है? प्रतिबंध जो है वो कर सकती है। क्या कर सकती है? लिमिट जो है, आम जनता को आमंत्रित करने पर क्या लगा सकती है? रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा सकती है। तो इसमें जो है आपने ध्यान से देखना है। फिर वही बात है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसकी मिनिमम मेंबर्स जो है वो 2 होते हैं और मैक्सिमम जो है वो 200 होते हैं, और इनके ऊपर जो है लिमिटेड वर्ड का, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करना जो है वो जरूरी होता है। वैधानिक रूप से अनिवार्य है कि आप अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखें ताकि लोगों को धोखा ना हो, नाम से ही पता चल जाए कि ये कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड है। प्रैक्टिस्टिक्स की बात करें तो प्रैक्टिस्टिक्स में फिर वही है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखकर क्या लगा सकती है? ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कभी भी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, प्रतिबंधित किया जाता है कि वो स्वतंत्र पूर्ण तरीके से जो है वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसमें जब वो अपने शेयर्स ट्रांसफर करेंगे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसके अनुसार ही जो है वो किया जा सकता है। इसमें क्या हो सकता है? रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकती है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को बेचें, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो रेट स्पेसिफाई करें, जो मूल्य निर्धारित करें, उन्हीं पर जो है उन्हें अंशों को बेचना होगा।
दूसरा रिस्ट्रिक्टेड मेंबरशिप जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, मैंने ऊपर भी आपको बताया। मिनिमम मेंबर्स जो है वो 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 200 जो है वो हो सकते हैं। तो इसमें जो उसके मैक्सिमम नंबर्स होंगे उनमें जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं और कंपनी के मेंबर्स हैं उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। या जो कंपनी के एम्प्लॉइज थे और वो कंपनी के मेंबर भी हैं, अब किसी कारणवश कंपनी को छोड़ गए हैं, उन्हें भी शामिल जो है वो नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात, रिस्ट्रिक्शन टू इशू द इन्विटेशन टू द पब्लिक। इसमें प्राइवेट कंपनी जो है वो आम जनता को शेयर्स परचेज करने के लिए इनवाइट जो है वो नहीं कर सकती, और यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। तो इसे जो है अपने सदस्यों को प्राइवेटली जो है वो इकट्ठा करना होगा, निजी रूप से ही इकट्ठा करना होगा। और राइटिंग ऑफ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड अपने नाम के साथ, ये अनिवार्य होगा कि कंपनी जो है कंपल्शन होगी कि ये नाम के साथ जो है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो लिखेगी। तो कंपनी में जो है कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। अगर 2 से कम मेंबर्स हो जाते हैं और ये प्रैक्टिस 6 महीने से ज्यादा जो है वो चलती रहती है, तो जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड जो है वो हो जाएगी। अनलिमिटेड होने से अब आपको मतलब पता होना चाहिए कि जो सदस्य हैं वो व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से जो है वो उत्तरदायी होंगे, यानी उनकी प्रॉपर्टी भी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो होनी चाहिए। और सेक्शन 271 के अनुसार अगर नंबर 2 से कम हो जाता है तो कोर्ट कंपनी को डेजोल्यूट भी कर सकती है, कंपनी का विघटन भी जो है वो कर सकती है। एक्सप्रेशन इन द आर्टिकल में जो है पार्षद अंतर नियमों में दिया जाना जरूरी है कि कंपनी अपने शेयर्स पर क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। नंबर ऑफ मेंबर्स को 200 तक लिमिटेड कर सकती है। फिर बार बार वही बात है कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं और सदस्य हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, और जो कंपनी के कर्मचारी थे और सदस्य थे और अब सदस्य हैं, चाहे वो इस कंपनी के कर्मचारी हैं या नहीं हैं, उन्हें इस पर्पस के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और कंपनी जो है आम पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए क्या कर सकती है, प्रतिबंधित जो है वो कर सकती है, आम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है। तो ये है आपका कि प्राइवेट कंपनी से क्या अभिप्राय है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों तरह की कंपनीज जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल उल्टा है, इसमें मिनिमम मेंबर्स 2 हैं, उसमें 7 हैं। इसमें मैक्सिमम नंबर 200 है, उसमें कोई लिमिट जो है वो नहीं है। तो इस तरह के कई सारे डिफरेंसेस जो हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर ऑफ मेंबर्स, पहले मैंने बताया कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट जो है वो नहीं है। इन्विटेशन टू द पब्लिक, जो प्राइवेट कंपनी है वो शेयर्स परचेज करने के लिए आम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, उसे अपने ही साधनों से कैपिटल इकट्ठा करनी पड़ती है। जबकि जो पब्लिक कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस या डीम्ड प्रोस्पेक्टस या प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कुछ भी जो है वो इशू कर सकती है, और आम जनता को शेयर्स डिबेंचर्स परचेज करने के लिए आमंत्रित कर सकती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, एक प्राइवेट कंपनी जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के तुरंत बाद शेयर्स को क्या कर सकती है, अलॉट जो है वो कर सकती है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी तब तक शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती जब तक उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो इकट्ठी नहीं हो जाती। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो एक अमाउंट है मिनिमम, उसको कंपनी को इकट्ठा करना पड़ता है। अगर वो इकट्ठा नहीं कर पाती 120 डेज में शेयर्स को इशू करने के बाद, एप्लीकेशन मनी शेयर्स को इशू करने के बाद, तो टोटल 130 डेज में जो है उसे ये सारी एप्लीकेशन मनी जो है वो लौटानी होती है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है न्यूनतम अभिधान राशि होती है जो पब्लिक कंपनी के पास कम से कम शेयर्स बेचने पर आनी चाहिए, एप्लीकेशन मनी के रूप में आनी चाहिए। अगर उससे कम आती है तो कंपनी जो है पब्लिक कंपनी शेयर्स को इशू नहीं कर सकती है, और उसे कुल मिलाकर 120 डेज में तो ये पैसे वो कलेक्ट करती है, और कुल मिलाकर 130 डेज में जो है
उसको ये पैसा लौटाना होता है। अगर कंपनी नहीं लौटा पाती है तो कंपनी को बाद में विद इंटरेस्ट जो है वो एप्लीकेंट्स को पैसा वापस करना पड़ता है। ये ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक प्राइवेट कंपनी जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद अपना व्यवसाय आरंभ कर सकती है, जबकि एक पब्लिक कंपनी के लिए 2 स्टेजेस जो हैं, उसके बाद ये 3rd स्टेज आपकी होती है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको मिल जाएगा उसके बाद ही जो है वो व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। उसके बाद इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस या स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, लेकिन एक पब्लिक कंपनी जो है प्रोस्पेक्टस स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अभी मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनी में जो है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पर क्या लगाई जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जाती हैं। यानी कि प्राइवेट कंपनी जो है अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ बात मैं क्लियर करना चाहूंगी कि शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती का मतलब ये नहीं है कि वो कर ही नहीं सकती। स्वतंत्र पूर्ण तरीके से जो है वो नहीं कर सकती। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं कि उसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही अपने शेयर्स सेल करने होंगे, या फिर जो डायरेक्टर्स रेट स्पेसिफाई करेंगे उस रेट पर जो है वो शेयर्स सेल करने होंगे। और लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब चाहें जैसे चाहें अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी बंधन के। प्रेपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, प्राइवेट कंपनीज के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी है। हम डिटेल में करेंगे, पूरा चैप्टर है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। और उसके बाद जो है पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी नहीं है। कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती। अगर नहीं बनाती है तो इसके ऊपर टेबल ए जो है वो जो ऑलरेडी कंपनी एक्ट में दिया गया है वो लागू होता है। तो मिक्सचर भी कर सकती है पब्लिक कंपनी की, कुछ चीजों में वो टेबल ए को लागू कर ले और कुछ जो है अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बना ले। तो वो सारा जो है आपने ध्यान से देखना है। और उसके बाद जो है इशू ऑफ बेरर शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स जो है वो फुल्ली पेड अप शेयर्स के बदले में इशू किए जाते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी को शेयर वारंट इशू करने का कोई अधिकार नहीं होता। आगे मैं पढ़ाऊंगी ये सारे पॉइंट्स। यहाँ पर शेयर वारंट जो है वो शेयर्स के बदले में इशू किए जाते हैं, लेकिन ये तब इशू किए जाते हैं जब शेयर्स फुल्ली पेड अप हो जाते हैं। बेरर मीन्स आज मेरे हाथ में उस पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, मेरे हैं आपके हाथ में है तो वो आपके हैं। तो कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते आपको बेरर डॉक्यूमेंट्स का पता होना चाहिए। तो बेरर डॉक्यूमेंट जो है वो बन जाते हैं शेयर वारंट, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है वो शेयर वारंट्स इशू नहीं कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो शेयर वारंट इशू कर सकती है। अभी बताया मैंने कि जब शेयर्स फुल्ली पेड अप हो जाते हैं तो उन्हें इशू किया जाता है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है